कोवेरियंस। सो कोवेरियंस जो दो हमारे वेरिएबल्स है, सपोज एक्स और वाई। सो क्या हो रहा था हमारे वेरिएंस में सिर्फ एक वेरिएबल था, है ना, और उसकी हम बात कर रहे थे। कोवेरियंस में क्या होता है, दो वेरिएबल आ जाते हैं हमारे पास, एक्स और वाई, और अब ये कितने अच्छे से एसोसिएटेड है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, वो बताता है हमारा कोवेरियंस की वैल्यू। ठीक है, समराइजेस रिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स, कि आपके पास अगर दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, तो वो किस तरीके से रिलेशन में किस तरीके से एसोसिएटेड है, तो वो बताता है हमारा कोवेरियंस। ठीक है, सो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, हाँ इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ऐसे यहाँ से डिराइव कर सकते हो, सिर्फ इतना याद रखना है, हाँ सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन बन सकता है और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। जब इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो एक्स वाई है उसको आप लिख सकते हो एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू, सॉरी प्लस क्यों लिख दिया, इंटू ना, हाँ इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को। ठीक है, सो अगर यहाँ आप उसको पुट करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, इसको ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट थे, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्स वाई को लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ भी सेम ही चीज है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, कितना धीरे चल रहा है भाई पेन, इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सो ये ऐसा लिखा है कि 1 माइनस 1 0 माइनस 0 या x माइनस x है ना, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सो x एंड y आर इंडिपेंडेंट, अगर x और y इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, सो उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ 0 आ जा रहा है। ठीक है, कोवेरियंस 0 आया तो इन दोनों के बीच में x और y में कोई एसोसिएशन नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा उल्टा नहीं बोल सकते कि अगर कोवेरियंस 0 आए तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोवेरियंस 0 आया तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, हाँ ऐसा कभी मत बोलना, है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट हुए तो कोवेरियंस 0 होगा, बट कोवेरियंस 0 हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो गड़बड़ी करोगे। इफ इंडिपेंडेंट देन कोवेरियंस इक्वल टू 0। ठीक है, इफ कोवेरियंस इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस 0 होगा, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते कि अगर कोवेरियंस 0 है तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब जाओ प्रॉपर्टीज पे, हाँ निकालना सिखाऊंगा, अब भी एग्जांपल करा रहा हूँ भाई आराम से थोड़ा। ठीक है, सो अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स पूछ लिया तो ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है एक्स कॉमा एक्स का। तो अगर आपका एक वेरिएबल मैं ही हूँ, अगला भी मैं ही हूँ, तो मेरे बीच का मेरे से रिलेशन पूछोगे तो वो तो वेरिएंस ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो के बीच का कोवेरियंस था, तो यहाँ दो रिलेशन, यहाँ दो वो थे फंक्शन हमारे पास, दो वेरिएबल, पर ये तो दोनों सेम है तो ये तो वेरिएंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स हो जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स के बराबर, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कैलकुलेट करो या वाई कॉमा एक्स कैलकुलेट करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जो प्लस वाले हैं ये दोनों के साथ डिवाइड होते हैं। सो अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा ए वाई प्लस बी एक्स लिखा है, सो पहले आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा ए वाई आएगा और ए जो है वो बाहर निकल जाएगा। हाँ, कोवेरियंस में एक बार बाहर निकलता है। ठीक है, एक ये बाहर निकलेगा और सेकंड टाइम क्या होगा, कोवेरियंस ये जो एक्स है पहले वाई के साथ गया, अब ये बी जेड के साथ जाएगा। सो कोवेरियंस एक्स कॉमा बी जेड होगा और बी यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक्स में कुछ मल्टीप्लाई होता तो वो भी बाहर आ जाता, अगर x में a मल्टीप्लाई होता सपोज, तो ये बाहर आते दोनों और a b हो जाते। ठीक है, z का b आता और x का a आता तो वो a b हो जाता। इसमें क्या है, z पहले इसके साथ बटेगा और फिर इसके साथ बटेगा। ठीक है, सो कोवेरियंस ऑफ ax
कॉमा जेड, ठीक है। सो ए के साथ एक्स के साथ ए था तो वो बाहर निकल जाएगा, जेड के साथ बी सी कुछ भी रहता तो वो भी बाहर निकल जाता, ठीक है। सिमिलरली फिर ये जेड बी के साथ जाएगा तो बी बाहर निकल जाएगा, वाई कॉमा जेड, ठीक है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके सिर्फ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। आ जाओ। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है। द जॉइंट पीएमएफ फॉर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई का जॉइंट पीएमएफ दे रखा है और कोवेरियंस पूछा है। सो कोवेरियंस का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, हाँ। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक तो सिर्फ एक्स कैलकुलेट करते आए थे या वाई कैलकुलेट करते आए थे, तो कुछ नहीं, एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि यही फंक्शन है, इसको जी एक्स सोचो ना, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इसका समेशन। सो आपको सारे केसेस लेना है जो बन सकते हैं, ठीक है। सो देखो मैं केसेस भी दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? एक्स अगर आप 0 फिक्स करो, ठीक है, एक्स को 0 फिक्स करा तो इसके साथ मैं वाई क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? वाई इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, ठीक है। एक्स को 0 फिक्स करा तो वाई को 0 ले सकता हूँ, वाई को 1 ले सकता हूँ और वाई को 2 ले सकता हूँ, ठीक है। एक्स को अब 1 लो, सॉरी, इसके साथ क्या क्या ले सकता हूँ मैं? वाई, इसके एक्स को जब 1 लूंगा तो भी वाई 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। सो वाई फिर से मैं ले सकता हूँ 0, वाई ले सकता हूँ 1 और वाई ले सकता हूँ 2, ठीक है। सो ये जितने भी सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो सारे पॉसिबल केसेस आपको लेने हैं। तो पहला केस क्या आएगा? 0,0, ठीक है। इसका 0 लिया, इसका 0 लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी है 1/12, ठीक है। सो 0x की वैल्यू, 0y की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 1/12 है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से कर लेना आप, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा? x 0 है, y 1 है, ठीक है, x 0 है, y 1 है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी है ना। ये सारे केसेस कवर होने चाहिए जितने हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि वो सारी पॉसिबिलिटीज है। x 0 y 1, सो x 0 y 1 प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। हाँ, आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगी, बट मैं लिख के दिखा रहा हूँ सिर्फ, है ना। इस बार x 0 y 2, ठीक है। सो y को रखा 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12, ठीक है। अब x को 1 रखता हूँ, ठीक है, x को अरे यार, हाँ, x को रखा 1, सो y रखूंगा 0, ठीक है। x रखा 1, y रखा 0 और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब x को फिर से रखा 1, y को भी इस बार रखा 1, सो x को रखा 1, y को रखा 1, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, ठीक है। इस बार x को फिर से रखा 1, y को रखा 2, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, 1 इंटू 2 इंटू 1/6, ठीक है। हाँ, तो ये 6 के 6 केसेस हमने कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो पूरे 6 केसेस कवर कर लिए, मतलब सारी पॉसिबिलिटी कवर हो गई है, ठीक है। तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 2, ये 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। सो सिर्फ बचे ये 2 केसेस, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/3 और ये 2/6 भी 1/3, ठीक है। तो 2 टाइम्स 1/3 है तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। यह हमें पता चल गया कि ये 2/3 है। सो 2/3 का पता चल गया। अब आ जाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अलग से कैलकुलेट कर लो इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए क्या लगेगा? x मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ x और इसका समेशन। हाँ, ऐसा लिखना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, है ना, बट ठीक है, चलता है। सो अगर आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, सो x को 0 फिक्स कर लो, y सारे आ सकते हैं ना, y 0 आ सकता है, y 1 आ सकता है, y 2 आ सकता है, तो ये जो तीनों प्रोबेबिलिटी है ये तीनों ऐड होंगी, ठीक है। सो 1/12 1/12 होगा 2/12, दैट इज 1/6, 1/6 प्लस 1/6 2/6, दैट इज 1/3, सो ये जाएगा 1/3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 अगर कैलकुलेट करना है, सो ये तीनों का ऐड कर लो जहाँ x 1 है और y
सारे हैं, ठीक है। 1/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3, 2/3, ठीक है। सो ये मुझे मिल गया। सो x की वैल्यू जब 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, सॉरी x की वैल्यू जब 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। x की वैल्यू जब 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और x की वैल्यू जब 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2/3। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट कर लो। सो ये जाएगा समेशन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। सो y में क्या क्या केसेस है, y प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 है और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2 है, ठीक है। थोड़ा सा तेज कर रहा हूं मैं अब। सो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 में x के दोनों केस हो जाएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, दैट इज 1/6 और 1/12। सो इसको लिख सकते हो 2/12 प्लस 1/12 दैट इज 3/12, दैट इज 1/4, है ना। इसको ऐड करो, सो इसको लिख सकते हो 2/6 प्लस 1 3/6 दैट इज 1/2, ठीक है। और इसको ऐड करो, सो ये हो जाएगा 1/6 और 1/12, सो ये सेम होगा ऊपर वाले के, है ना। और 1/4 1/4 1/2 और हाँ सही है। सो जब y 0 हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सो y की जब 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। जब y 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। कितना धीरे चल रहा है यार। और y जब 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 1/2, ये हो गया 1, ठीक है। सो अब सिर्फ ये कोवेरियंस के फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xy की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3 आई थी। सो इसकी वैल्यू आ गई है 2/3, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो हमारी आई 2/3, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 2/3 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो कैलकुलेट करा तो वो कितनी आई, वो आई 1, ठीक है। सो ये आई यहाँ से 1, ठीक है। सो अब इनके बीच का माइनस है, ठीक है। इससे इसको माइनस करना है। सो 2/3 माइनस 2/3 तो आंसर आ रहा है 0, ठीक है। सो जो कोवेरियंस ऑफ x, y है वो आ रहा है 0। मतलब ये दोनों वेरिएबल बिल्कुल भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि कोवेरियंस 0 आया तो इंडिपेंडेंट है ना। बस ये बोल सकते हो कि एसोसिएटेड नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये बोलना ही मत कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एसोसिएटेड नहीं है इज द राइट वर्ड, ठीक है। हाँ, इस पे 1 सेकेंड में आता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप कोवेरियंस 0 से भी इसका आंसर टिक कर सकते थे, बट ठीक है, कोरिलेशन पढ़ाई देता हूँ और फिर आते हैं इस पे, है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकता है पर आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम स्टैट्स 1 में पढ़ लेते हैं, तो इसको यहाँ वापस चेक नहीं करते हैं। इस पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई रिलेशन है कि नहीं। जैसे हमने ऊपर कोवेरियंस कैलकुलेट करा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो लीनियर रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी होता है और इसको स्टैट्स 1 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके होते हैं ना। तो यहाँ से ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। फिर भी मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर देखेंगे हम, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो ये बताता है स्ट्रेंथ। तो अब आपने देखा कि x और y रिलेटेड थे, अब वो कितने मजबूती से रिलेटेड है ना, वो बताता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही निकालना है और फिर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस निकालो और वेरिएंस का रूट ले लो ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, ठीक है। सो ये लाई करता है बिटवीन -1 to +1। हाँ, एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। सो x लाई करता है बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। हाँ, स्टैट्स 1 में आपको एक बहुत बड़ी लाइन मिली होगी जहाँ उसको 0.5 में डिवाइड करा होगा, 0.75 में डिवाइड करा होगा। बट स्टैट्स 2 के कोर्स के लिए ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 0 पे होता है नो लीनियर रिलेशन, तो मैंने बताया भी ऊपर कि x और y एसोसिएटेड नहीं होंगे अगर कोवेरियंस 0 आया तो, ठीक है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर कोवेरियंस 0 आया तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग वुड बी 0 ओनली, ठीक है। सो अगर कोवेरियंस 0 आता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0 आ रहा होगा, है ना। देखो 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। 0 बाय एनीथिंग कर लो तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और x और y मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं आना चाहिए, है ना, वो आएंगे भी नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, सॉरी लिमिट लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखना है। अगर कोवेरियंस 0 हो जाता है तो उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ जाता है ना, ये 0 से 1 के बीच में आ जाता है तो पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0 से -1 के बीच में आ जाता है तो नेगेटिव लीनियर रिलेशन है, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझाता हूँ। आ जाओ एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर समझते हैं। हाँ, क्या एग्जाम्पल लूँ पॉजिटिव लीनियर रिलेशन के लिए? हाँ, सोचो कि सपोज ये प्राइस ऑफ हाउस है। ठीक है, प्राइस ऑफ हाउस, और ये है BHK। ठीक है, जितने ज़्यादा, सपोज ये है 1 BHK, ये है 2 BHK, ये है 3 BHK। ठीक है, ये है 1 CR, ये है 2 CR, ये है 3 CR। ठीक है, हाँ, बहुत महंगा बेचता हूँ मैं। ठीक है, मुंबई का घर है तो 1 BHK 1 करोड़ रुपए में मिल रहा है। ठीक है, 2 BHK 2 करोड़ में, 3 BHK 3 करोड़ में। ठीक है, सो जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे आपका हाँ, वैसे तो मेरे को ऐसे BHK यहाँ लिखना था, प्राइस यहाँ लिखना था। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके BHK बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज करेगा जैसे जैसे BHK इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, या हाँ, ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, उल्टा लिख दिया। सो BHK यहाँ लिख लेता हूँ और प्राइस यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, सो BHK और प्राइस। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK, जैसे जैसे आपका BHK बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ेगा। पहले 1 CR था, फिर 2 CR हुआ, पहले 3 CR हुआ। ठीक है, सो जब आपके X के बढ़ने पे, ठीक है, ये जो BHK है ये सपोज मान लो X है और ये Y है, तो जब आपके X के बढ़ने पे Y भी बढ़ रहा है, ठीक है, आपके BHK बढ़ रहा है, यहाँ X बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से आपका Y प्राइस भी बढ़ रहा है। तो X के बढ़ने पे Y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन है। मतलब यहाँ X के बढ़ने पे जो हमारे 2 वेरिएबल थे, अगर X और Y वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो X के बढ़ने पर Y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशन में है कि अगर X बढ़ेगा तो Y भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। ऑब्वियसली अगर BHK बढ़ रहे हैं तो उस हाउस का प्राइस भी बढ़ेगा। सो अगर X बढ़ेगा तो Y भी बढ़ेगा इन पॉजिटिव लीनियर। नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव का एग्जांपल चलो सोचते हैं कुछ। ठीक है, सो सपोज करो ये है टेम्परेचर। हाँ, बहुत गंदा एग्जांपल दिमाग में आया है, बट ठीक है, यही इससे काम चला लो, क्लॉथ्स। ठीक है, सो जैसे जैसे जितना कम टेम्परेचर होगा, है ना, जितना कम टेम्परेचर होगा मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है ना, सपोज मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस है मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप जैकेट भी पहनोगे, मफलर भी डालोगे, ठीक है, हुडी पहनोगे शायद, और कुछ कपड़े भी पहनोगे, वार्म क्लोथ्स पहनोगे, है ना, तो आप बहुत सारे कपड़े पहनोगे, है ना, 5-6 कपड़े पहनोगे। अब जैसे जैसे थोड़ी गर्मी आते जा रही है, ठीक है, सो आप कपड़े कम पहन रहे हो। ठीक है, यहाँ मान लो 4, यहाँ मान लो 3। ठीक है, सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे क्लोथ्स वी वियर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर ठंडी रहती, भाई ऐसा सोचो ना, डिग्री कम है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत सारे कपड़े पहन लिए, मफलर, हुडी, जैकेट, कुछ भी पहन लिया। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है तो सिर्फ एक T-शर्ट पहन के बैठे हैं घर पे। ठीक है, सो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमारे नंबर ऑफ क्लोथ यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर ये आपका X वेरिएबल है और ये है Y वेरिएबल, ठीक है, सो X के इंक्रीज होने पे हमारी जो Y की वैल्यू है वो हो रही है डिक्रीज। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नेगेटिव लीनियर रिलेशन। तो जो आपका, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ क्लोथ वी आर वियरिंग इज लेसर। ठीक है, सो ठंडी में ज़्यादा कपड़े पहनते हो, गर्मी में कम कपड़े पहनते हो। हाँ, 15 डिग्री बहुत ठंडा होता है, फिर भी कंपैरेटिवली 5 के। ठीक है, सो जैसे जैसे X बढ़ रहा है वैसे Y डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव लीनियर रिलेशन, है ना। 0 होगा तो नो लीनियर रिलेशन, ये बता चुका हूँ। इसके शायद सर ने ग्राफ भी करवाए थे, तो वो स्लाइड है क्या मेरे पास? सो आई डोंट थिंक कि सर के स्कैटर प्लॉट वाली स्लाइड है मेरे पास यहाँ,
बट आप इससे समझ सकते हो, है ना, मैंने आपको ये रिलेशन समझा दिया। वो स्कैटर प्लॉट में था, मैंने सिर्फ सिंपल डायग्राम बना के समझाया है, ठीक है। हाँ, अगर आपको नीड पड़ती है कि वो स्कैटर प्लॉट भी समझा दो तो मुझे बता देना, तो मैं ऑब्वियसली उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लूँगा, 5 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। चलो, अब ये सब तो सिखा दिया, कैलकुलेट कैसे करना है ना, वो भी सिखा दो। सो वो जो ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं कोवेरियंस, वैसे ये आएगा नहीं, मैं खुद बता देता हूँ, है ना। कैलकुलेशन आपसे इतनी लेंदी नहीं करवाएंगे पेपर में, ठीक है, टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। और इसको स्टैट्स 1 में ऑलरेडी चेक कर लिया है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि कैसा लीनियर रिलेशन है, पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। तो पर फिर भी हम थोड़ी सी तसल्ली के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हाँ, सो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने ऊपर वाले का ही ये डायग्राम उठा लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो उसका कोवेरियंस हमने 0 कैलकुलेट करा था, तो 0 को वैसे भी इनसे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आना है। पर हम ये भी निकाल के देख लेते हैं, कोवेरियंस निकालना सीख गए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकलेगी वेरिएंस ऑफ एक्स से, और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के स्क्वायर की माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के होल स्क्वायर की, ठीक है। ये दो चीज़ें की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो अब ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सो ऊपर मैंने इसका मार्जिनल निकाल के रखे ना, सो थोड़ा 1/3 2/3, ठीक है, थोड़ा तो फ़ायदा हो मेरा, ठीक है। सो यहाँ है 1/3, यहाँ है 2/3, यहाँ है 1/4, यहाँ है 1/2 और यहाँ है 1/4, है ना। हाँ, थोड़ा सा तो भाई कैलकुलेशन कम करवाया करो यार, है ना। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पहले ये निकाल लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर कर दे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगी? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हाँ, ऊपर कैलकुलेट करके रखी थी, फिर से कर लेते हैं, छोटा सा ही है। सो एक्स के क्या वैल्यू ले रहा है? एक बार ले रहा है 0, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। एक बार ले रहा है 1, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, सॉरी, ये देखो, ये 1 की है 2/3 और 0 की है 1/3। सो ऑब्वियसली इसका आंसर आ रहा है 2/3, है ना। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू है 0 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। सो कोई चेंज नहीं आया, है ना। प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहेगी, ठीक है। 0 0 और 0 पे इतनी रहेगी, 1 पे इतनी रहेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज थोड़ी आया, आपने x की जगह और कोई वेरिएबल चूज थोड़ी करा, z थोड़ी चूज करा कि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी इसमें मल्टीप्लाई करूं। सो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। सो एक आ गया 0, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्लस एक आ गया 1 ही आया, है ना। सो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। सो ये अगेन हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। सो जैसे इनको दोनों को पुट करो। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 2/3 का 3, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आई थी? वो भी आई थी 2/3, पर उसका था यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 माइनस कितना होगा ये? 4/9, ठीक है। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ताकि एलसीएम बन जाए। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 4/9, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2/9। सो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स की आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स है 2/9, तो मैंने क्या बताया था? वेरिएंस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो अगर आपको यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो आपको यहाँ सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड रूट ले लो, सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा बनाएंगे और रूट 2/9 हो जाएगा, ठीक है। सो जाएगा रूट 2/9 का रूट हो जाता है 3, ठीक है। सो ये जाएगा रूट 2/3, ठीक है। सिमिलरली अब हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ y। सो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ी चालाकी करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं वहां से वैल्यू उठा के ले आता हूं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मैंने यहाँ कैलकुलेट करा था, जो कि आया था 1, ठीक है। देखो
थोड़ा तो टाइम बचाना ही पड़ेगा ना भाई, लेक्चर लेंदी होता है फिर, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है, बट अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 0 1 2, है ना, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो y स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। सो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। सो हो जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, इसका समेशन। सो अभी भी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि आपने y के साथ कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं लिया है, ठीक है। सो हम वही वैल्यूज चूज कर रहे हैं। सो एक बार है 1/4, एक बार है 1/2 और एक बार है 1/4। सो 0 के साथ है 1/4, सो 0, ये वाला 0, इसके साथ है 1/4, जो सेकंड था वो जो 1 वाला था, ठीक है। 1 के साथ है प्रोबेबिलिटी 1/2, और जो हमारा 2 था पर अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है अगेन 1/4, है ना। प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, y स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो आप, y स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, है ना। ये 1/12 ये सब प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। सो 0 की 1/4, 1 की 1/2, 4 की 1/4, वही सब मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। सो ये हो गई 1/2 + 1 दैट इज 3/2। आई होप आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। हाँ, सो ये आ गई 3/2। सो अब इसको रख दो यहाँ वेरिएंस ऑफ y में। सो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 3/2 - 1 दैट इज 1/2, ठीक है। सो वेरिएंस ये आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या कर दो, दोनों साइड रूट ले लो, ठीक है। सो वेरिएंस का रूट लोगे तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, और 1/2 का रूट लोगे तो वो जाएगा √1/2 दैट इज 1/√2, है ना। सो बस ये वैल्यू अब आपके कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले में, कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। सो कोवेरिएंस की वैल्यू थी 0, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपने यहाँ निकाला जो कि आया 2/9, उसका रूट लिया जो कि वेरिएंस आया था 2/9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था √2/3। सो इसकी वैल्यू आई थी √2/3, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की क्या वैल्यू आई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू आई है 1/√2, ठीक है, 1/√2। सो लाओ 3 को ऊपर भेज देता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा देखने में, आंसर तो 0 ही आना है। 3 × 0 / 1 दैट इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ऊपर दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आएगा, बट उससे पहले ये वाला भी कर दो, ठीक है। कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y। अच्छा, कोवेरिएंस दिया है, ठीक है। सो कोवेरिएंस आपको दे रखा है। सो कोवेरिएंस ऑफ x, y दिया है 1.5 एंड वेरिएंस दिए है, तो वेरिएंस ऑफ x कितना है, यह है σ² इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा जो कि होता है सिग्मा, तो दोनों साइड रूट ले लो तो ये जाएगा √1 दैट इज 1। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 4 है, तो σ² इक्वल टू 4 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब निकालोगे तो दोनों साइड रूट ले लो, सो ये जाएगा सिग्मा, इस साइड रूट लिया और इस साइड रूट लिया तो √4 मतलब 2, ठीक है। सो p ऑफ x, y इज इक्वल टू कोवेरिएंस कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 2, ठीक है। सो ये है 3/2 और इंटू 2 3/4। सो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव लीनियर रिलेशन होगा। हाँ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव आंसर लेना है, मॉड खुलता है पॉजिटिव नेगेटिव से, आपको पॉजिटिव वाला आंसर यहाँ कंसिडर करना है। हाँ, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मत लेना, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो 3/4 आंसर आएगा और ये होगा पॉजिटिव लीनियर रिलेशन, ठीक है। सो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, एक सेकेंड रुको। जब बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं ना एक स्लाइड्स में तो ये थोड़ा सा अटकने लगता है। हाँ, सो व्हाट कंक्लूजन विल यू मेक बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड वैल्यू। सो जो आपने कोवेरिएंस निकाला था लास्ट वैल्यू में जो कि 0 निकला था, तो इसके बेसिस पे आप क्या आंसर मेक कर सकते हो। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन का होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई
चल जा भाई, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। सो कोवेरियंस ही आपका 0 हो गया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जो भी आया होगा, है ना, हाँ, इसको 0 नहीं देंगे, नहीं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सो इसके नीचे जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सो ये इसका आंसर 0 ही आना था। तो आप यहाँ से सिर्फ कोवेरियंस कैलकुलेट करते और बोल देते कि इसका कोवेरियंस 0 आ रहा है, मतलब कोई लीनियर रिलेशन नहीं है। अगर कोवेरियंस अगर 0 नहीं आता तो फिर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ता। अगर वो पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव लीनियर रिलेशन, अगर वो नेगेटिव आता तो नेगेटिव लीनियर रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सब अब समझ आ गया होगा, है ना। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और है, वो एक्टिविटी में, तो मैं वो वहाँ एक्टिविटी में कवर कर दूंगा, अदरवाइज वो एक्टिविटी में रिपीट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लाया, कोवेरियंस का नहीं, कोरिलेशन का, ठीक है। मैं इनके ईयर लिखना भूल गया, आप चेक कर लेना, आपको कोई भी लास्ट 3 उसमें से एक में मिल जाएगा, ठीक है। सो कोरिलेशन हम कवर कर चुके हैं। सो जो इनइक्वालिटीज है, मार्कोव्स इनइक्वालिटी ऑफ चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, वो मेरे दूसरे स्लाइड में, तो मैं वो स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और आपका यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब हम करते हैं कंटिन्यू मार्कोव्स इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन हार्ड होती है, बट आपसे प्रॉब्लम सारे सॉल्व होंगे, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, ठीक है। सो मार्कोव्स इनइक्वालिटी बताता है अपर बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये अपर बाउंड बताता है कि अगर आपकी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है तो वो इस वैल्यू से तो कम होगी ही होगी, ठीक है। अगर किसी चीज की एक्सपेरिमेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो वो या तो इस वैल्यू से छोटी होगी या इसके बराबर होगी। तो इसको यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है, सपोज आपके 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, है ना। अब आपको जानना है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द बच्चे हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट who scored 70+, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ये चीज़ें मार्कोव्स इनइक्वालिटी यूज की जाती है ताकि अपर बाउंड पता लगे कि कितने मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया है या कितने बच्चे हैं जिन्होंने 80+ स्कोर किया है, इसलिए यहाँ इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अच्छे से समझते हैं अब एग्जाम्पल से, ठीक है। हाँ, अब ये सब भूल जाओ, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सो थोड़ा सा जूम इन हो जाए। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वेरिएबल टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन, ये सी कोई कांस्टेंट है, इज लेस देन म्यू, क्या है, म्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है। आओ इसको एक एग्जांपल से सोचते हैं कि कैसा हो सकता है पहले, ठीक है। सो सपोज मैं डाई रोल कर रहा हूँ, हाँ ये सबसे इजी एग्जांपल है। सो रोलिंग आर डाई, ठीक है, और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं पहले ये कराता हूँ और फिर अच्छे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रोलिंग अ डाई, सो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अब तक तो रट ही गया होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इनसे गारंटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्कोव से और उसी का सब क्वेश्चन चेबिशेव से, ठीक है। सो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सो सबकी है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6, ठीक है। सो इसके मीन हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, या एक्सपेक्टेड वैल्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी कैलकुलेट कर लो, जो कि था 3.5, ठीक है। हाँ, मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ इसलिए मीन कैलकुलेट करा, अदरवाइज। सो अगर मैं पूछ लूँ इसमें आपसे कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। सो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, एक बार x इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू भी आएगा। सो x इक्वल टू 4 हो गया। अगला क्या आएगा, ग्रेटर, 5 ग्रेटर है तो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। और लास्ट वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। सो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6, ठीक है। सो 3/6 दैट इज 1/2, ये यहाँ से आ गई, ठीक है। यही सेम चीज ये कैसे बताता है, देखो, अगर मैं सेम चीज मार्कोव से कैलकुलेट करूं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्स वेरिएबल टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज लेस देन, मीन क्या आया, मीन आया 3.5, ठीक है। 3.5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 35/40,
सो या तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी या तो 35/40 होगी या इससे छोटी ही होगी, ठीक है, इतनी होगी या इससे छोटी होगी। सो इसकी एक सेकंड में कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। सो 35 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.875, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 0.875। सो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक अपर बाउंड हो गया कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0.875 से कम होगी या इक्वल टू होगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक अपर बाउंड सेट कर देता है ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ भी हमने देखा कि इसका एग्जैक्ट आंसर था 0.5, बट हमें ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, हमें ये बताएगा कि अपर बाउंड ये है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो 0.5 ऑब्वियसली 0.875 से छोटा है, सो इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, है ना। सपोज एक्स कोई फंक्शन है ना, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और ज्योमेट्रिक में क्या दिया रहता है, ज्योमेट्रिक में दिया रहता है p, सही है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पूछा है ना। सो मार्कऑफ्स लगाओ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय c, ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा। अब ज्योमेट्रिक के अंदर दी रहती है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक के अंदर p दिया है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्योमेट्रिक की कैसे है, आप पीछे चेक कर लेना टेबल में। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलती है 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, 1 बाय p से निकलती है ज्योमेट्रिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू। लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी टेबल में पढ़ाया था, उससे आप चेक कर सकते हो कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 1 बाय p, ठीक है। सो 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ये जो दी रहती है, सो ये है 3/5, ठीक है। सो 5 ऊपर चले जाएगा, सो ये जाएगी 5/3। सो यह है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई, इससे कंपेयर कर लो, c क्या है, c है 10, ठीक है, इससे कंपेयर करके। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज लेस देन इक्वल टू, ये म्यू कितना आया हमारा, म्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करा, जो आगे आया 5/3, ठीक है। ये 5/3 कैसा आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्योमेट्रिक की होती है 1/p। सो मैंने p में इसकी वैल्यू रखी 3/5, तो 5 ऊपर चला गया। सो 5/3, और ये जो c यहाँ है वही वाला c इसके डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10। सो ये होगी लेस देन इक्वल टू 5/30। सो लेस देन इक्वल टू 1/6 बोल सकते हो इसका, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। सिमिलरली हाँ, अब यहाँ पे आपको ये फंसा रहा है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 पूछ ले, हमारे फॉर्मूले से मैच कर लो, हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो सिंस ये डिस्क्रीट वैल्यू है, सो आपके 1 के बाद दूसरा नंबर ही आएगा, तो 5 के बाद 6 ही आएगा। हाँ, अगर कंटिन्यूस होता तो यहाँ 5.00001 आता, बट अभी डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। सो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो इसको सबसे पहले रिफ्रेम करो इनटू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब सबसे नेक्स्ट नंबर पे जाओ, दैट इज 6, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नाउ ये अब हमारे फॉर्म का बना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय c, ठीक है। अब ये हमारे फॉर्मेट में बन गया है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे, यहाँ इक्वल टू नहीं था, है ना, ये सेम फॉर्मूला बनना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू। सो अगर इक्वल टू नहीं है तो नेक्स्ट वेरी नंबर ले लो, ठीक है। सो c की वैल्यू हो गई अब 6, तो बस म्यू की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 5/3 है, वही सेम एग्जांपल है जहाँ प्रोबेबिलिटी 3/5 है, उसकी 2 सब क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज लेस देन इक्वल टू म्यू है 5/3 और यहाँ c की वैल्यू है 6। सो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5/18, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डायरेक्टली दे रखा है तो ऐसे, और अगर डायरेक्टली नहीं देखा रखा है तो वेरी नेक्स्ट नंबर चूज कर लो, 5 के बाद 6। हाँ, कंटिन्यूस में ऑब्वियसली हम ये यूज करेंगे ही नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर मार्कोस पे क्वेश्चन आया तो ऐसे ही डिस्क्रीट में ही आएगा, ठीक है। सो हाँ, अब क्वेश्चन कैसे आया है वो देख लो, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है भाई, मैं फिर से डेट लिखना भूल गया, ठीक है। ओके, 2 ही क्वेश्चन है, चेबीशेव्स में 3 है। सो लास्ट 3 टर्म्स में 2 क्वेश्चन आए हैं मार्कोव्स पे और तीनों के 3 आए हैं चेबीशेव्स पे, ठीक है। सो आप चेक कर लेना, लास्ट 3 टर्म के ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसमें दिया है सपोज अ रैंडम वेरिएबल x। हाँ, तो मार्कोव का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखा रहेगा यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी। आप जितने भी क्वेश्चन मार्कोव्स के देखोगे
उसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि यूजिंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी। सपोज अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, है ना। सो x डिनोट करता है नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। उसका मीन दिया है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है या म्यू दिया है, जो कि है 50, और वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस ऑफ x दिया है as 25। सो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 25, ठीक है। सो अब हमसे यहाँ पूछा है यूजिंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी, ये वेरिएंस क्यों दिया है, इसके सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने चेबीशेव्स पूछा था, और चेबीशेव्स में ये सिग्मा यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए दिया था, है ना। उसको भी हम करेंगे अभी, ठीक है। सो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी यूजिंग मार्कोव्स, ठीक है। दैट दिस वीक्स प्रोडक्शन विल एक्सीड बोला है, तो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, जो कि x बताता है प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस, एक्सीड 74, ठीक है। नॉट इक्वल टू बोला है, एक्सीड बोला है, एक्सीड मतलब ज्यादा, है ना, 74 से ज्यादा। सो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो ग्रेटर देन 74 मतलब ये हमारे इसके जैसा है क्या, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू c जैसा नहीं है। सो इसका नेक्स्ट वेरी नंबर हम चूज करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये गलती मत करना कि 74 चूज कर लिया, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय सी, बाकी सब तो गिवन ही है, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू रख दो। सो ये वाला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 इज लेस देन इक्वल टू म्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 50, और c की वैल्यू क्या होती है, ये वाली, ठीक है, 75। तो 25 से काटो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। सो ये वाला आंसर सही है, ठीक है, बाकी गलत है। सो अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कंपनी हैज शेड्यूल्ड इंटरव्यू फॉर जॉब एप्लीकेंट्स एंड 40 पीपल हैव कंफर्म्ड देयर इंटरव्यू स्लॉट। तो 40 पीपल टोटल है जिन्होंने उनका स्लॉट कंफर्म करा है, ठीक है। ईच एप्लीकेंट्स अटेंड्स द इंटरव्यू विद प्रोबेबिलिटी 3/4। सो अगर x1 मेरा एक वो है, हमारा क्या एप्लीकेंट है, तो वो अटेंड करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, p अटेंड लिख देता हूँ। अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 3/4, तो नॉट अटेंड करने की टोटल दैट इज 1 माइनस 3/4 हो जाएगी। सो नॉट अटेंड की कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे 40 है ना, ये तो सिर्फ 1 की बात करी है मैंने, ऐसे 40 एप्लीकेंट्स है हमारे पास। X denotes the number of people who actually attended the interview। So 40 पीपल ने कंफर्म करा था कि हम आएंगे, पर उसमें से आए कितने, ऐसे थे X नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। सो इन्होंने सीधे सीधे दे दिया है यूजिंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी फाइंड एन अपर बाउंड टू द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आपसे पूछ लिया है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय c, ठीक है। सो म्यू हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू x की निकालना पड़ेगा कि कितने एप्लीकेंट्स आए और कितने नहीं आए, ठीक है। सो अगेन अगर मेरा फर्स्ट एप्लीकेंट है x1, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सिमिलरली जो मेरा सेकंड वाला आया होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, नहीं आने की 1/4। सिमिलरली मेरा थर्ड वाला जो होगा उसके आने की 3/4, नहीं आने की 1/4। ऐसे ही x40, ठीक है, 40 के आने की प्रोबेबिलिटी जो 40th अटेंडी होगा, सो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, नहीं आने की 1/4, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ प्रोबेबिलिटीज को। सो ये 40 में से कितने आएंगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो लगाओ फिर से अपना फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। सो कैंडिडेट के 1 के आने या ना आने से कैंडिडेट के 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईच एप्लीकेंट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, एक कैंडिडेट के आने या ना आने से कि दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम इसको 40 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं ताकि मेरे को बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती तो आपको सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x1 की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी पूछे ना, हाँ ठीक है। सो x1 के आने की प्रोबेबिलिटी या नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। सो दो ही चीज़ है, मतलब ये बर्नौली है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है।
बर्नौली है तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और 0 को करते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, और नहीं आया उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, सो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो 1 × 3/4 प्लस 0 × 1/4। हाँ, अब तो यार बहुत सारे धीरे धीरे करा दिए है ना, मैं तो मन में करा करता था, ये तुम्हारे लिए इतने धीरे धीरे कराता हूँ। ठीक है, 3/4। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके आने की हो गई 3/4। सो 40 एप्लीकेंट्स है और 3/4 उनके आने की प्रोबेबिलिटी है। सो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। सो 40 में से 30 लोगों के आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 इज लेस देन इक्वल टू म्यू कितना कैलकुलेट करा, वो आया 30 और c की वैल्यू है 35। सो एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 30 डिवाइडेड बाय 35, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.85714। ठीक है, हाँ इतनी वैल्यू काफ़ी है, अदर आगे तक बहुत आ रही है। ठीक है, विच वैल्यूज बिलोज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द अपर बाउंड। तो ये है हमारा अपर बाउंड है ना, जो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे यही होता है हमारा अपर बाउंड। सो जो नीचे दी गई वैल्यूज है, विच वैल्यूज बिलो, ठीक है, ये जो नीचे दी गई वैल्यूज है आर ग्रेटर देन, तो ये 0.85714 से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज है, तो 0.86 ग्रेटर है, 0.9 ग्रेटर है, 0.75 लोअर है और 0.086 तो बहुत लोअर है। ठीक है, सो आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं इसकी दूसरी इनइक्वालिटी पे। ठीक है, सो ये है चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। हाँ, इसके भी डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड है, क्वेश्चन सारे बनेंगे, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, सो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी भी एक अप बाउंड बताने के लिए कैलकुलेट होती है, या तो ये अपर बाउंड बताएगी या लोअर बाउंड बताएगी, वैसे तो ये दोनों बताती है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स वेरिएबल होगा, उससे सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं हम, म्यू क्या है, मीन। ठीक है, के क्या है यहाँ, के है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में सी था वैसे यहाँ के है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये के वो जो यहाँ वाला के है उसी का सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो है हम 1/k²। ठीक है, सो इसके पहले आपको सारे वेरिएबल्स पता चल गए, ये वेरिएबल है ना, एक्स इज अ वेरिएबल। सो ये बताता क्या है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी such that x takes value k sigma unit away from mu। ठीक है, सो ये अगर आपका सपोज मीन है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से k सिग्मा यूनिट अवे तक ये वैल्यू ले सकता है x, और यहाँ से पीछे k सिग्मा यूनिट अवे तक वैल्यू ले सकता है हमारा x। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि x ये k सिग्मा यूनिट अवे तक वैल्यू ले सकता है। सो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, सो ये हम आगे का बाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हम पीछे का बाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मीन है, इससे k सिग्मा यूनिट अवे जो x टेक्स वैल्यू k सिग्मा यूनिट अवे, सो x यहाँ से इसके आगे वैल्यू ले ले या इसके पीछे वैल्यू ले ले k सिग्मा यूनिट्स, उसकी ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये बताएगा अपर बाउंड, ये बताएगा लोअर बाउंड। सो इससे दोनों चीजें आती है। ठीक है, हाँ मेन तो क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पेपर में दिया होगा, सो पर इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, या तो आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, है ना। अगर आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये दोनों फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। या तो पेपर में एक गिवन रहता है, या मेरे से सीख लो कि दूसरा डेरिवेट कैसे करते हैं ना, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन पसंद नहीं है तो 5 मिनट के लिए स्किप कर लेना, मैं टाइम स्टैम्प दिए ही रहते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, सो देखो ये है अपर बाउंड का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तो ये समझा देता हूँ फॉर्मूले और फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो P प्रोबेबिलिटी सच दैट x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1/k²। सो ये जब आप 1/k² कैलकुलेट करोगे यही होगा अपर बाउंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है k सिग्मा, सो यहाँ हो जाता है लेस। ठीक है,
सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। सो ये जो 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर है यही है लोअर बाउंड, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा समझो, ज्यादा तो क्वेश्चन में समझना। सो ये है लोअर बाउंड, ठीक है। सो लोअर बाउंड क्या है, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है लोअर बाउंड तो वो है 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, और अगर आपको कैलकुलेट करना है अपर बाउंड तो वो है 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। सो इसको एक या तो ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो तो कोई डेरिवेशन वेरिएशन की जरूरत ही नहीं है, या तो सीख जाओ, ठीक है। दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो सपोज वो डाई का ही एग्जांपल लेते हैं, सो थोड़ा इजी लगेगा आपको। जीरो क्यों लिख देता हूँ यार मैं डाई में, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 होगी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपसे पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज मैं इसको सोच लो कि मिला के ये पूरा है ना, मॉड के साथ मिला के इसको बोल दे रहा हूँ मैं m, ठीक है। सो आपको मैं एक कंपैरिजन देने की, एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसको बोल रहा हूँ m, ठीक है। सो ये पूरा m इज ग्रेटर देन k सिग्मा की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 3 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी m टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 3, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, वो आ रही होगी 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। उससे हमको कोई मतलब नहीं कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या क्या है। सो m ग्रेटर देन 3 पूछा तो एक तरीका तो यह है कि आप ले लो m इक्वल टू 3 प्लस m इक्वल टू 4 प्लस m इक्वल टू 5 प्लस m इक्वल टू 6, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये यहां से यहां तक कैलकुलेट करने का, ठीक है। यही है प्रोबेबिलिटी। सो मैं टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 1 से 6 तक, उसमें से अगर ये दोनों माइनस कर दूं सो क्या मुझे यही प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? ऑब्वियसली मिल जाएगी, ठीक है। सो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो टोटल है, ठीक है, टोटल माइनस, बस इसका वो चेंज करो, साइन चेंज करो, देखना क्या फर्क आएगा। m लेस देन 3, ठीक है। इक्वल टू अगर यहाँ है तो इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, अगर इक्वल टू यहाँ नहीं रहता तो इक्वल टू यहाँ आता, ठीक है। सो इसको देखो, टोटल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी m लेस देन 3 का मतलब लेस देन है ना, इक्वल टू नहीं है तो 3 इंक्लूड मत करना। सो एक केस होगा m इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी m इक्वल टू 2, सही है। सो सिर्फ ये दोनों केस माइनस करोगे सो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल में से, अगर ये दोनों माइनस कर देते हो तो, ठीक है। तो इसी सेम एनालॉजी का यूज करते हुए हम ये बना के देखें अगर, सो प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर। सो ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला था, ग्रेटर देन के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम के सिग्मा भूल जाते हैं। सो मैंने जैसे बताया था, अगर आपको प्रोबेबिलिटी m ग्रेटर देन 3 की कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ से एनालॉजी बनाओ। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की कैलकुलेट करना है तो इसको आप लिख सकते हो टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m लेस देन 3। तो सिमिलरली यही चीज यहाँ अप्लाई करना है। इक्वल टू टोटल कितना होता है, टोटल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू थी इसकी। आउच, पीठ दुखने लग गई। सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, ठीक है, यही थी। सो इसको अब इस साइड ले जा लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन थी, यहाँ पे ये था लेस देन 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ था लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वो कंडीशन उल्टी हो जाती है, वो हो जाती है ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये सिर्फ इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर नहीं था, ये था लेस देन के 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। सो जब आप इसको 1 से माइनस कर रहे होते हो सो ये कंडीशन भी इनवर्स हो जाती है और ये हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा इज ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर. सो ग्रेटर देन के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर, और यहाँ लेस देन के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है. सो जितने भी ये साइन है बस इनको उल्टा करना है. यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है सो यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है सो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है ना. लोअर बाउंड के लिए 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, अपर बाउंड के लिए 1 बाय के स्क्वायर. सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है. एक चीज और बता देता हूँ मैं, मॉड को ओपन कैसे करते हैं ना. नहीं तो मॉड को शायद आपको कुछ लोगों को ओपन करते नहीं आता होगा, कुछ को तो आता ही होगा क्योंकि मैथ्स 1 में भी पढ़ा था, बट फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है. सो अगर कोई एक वेरिएबल है a, अगर वो है लेस देन इक्वल टू 3, जैसे कि यहाँ हमारा एक वेरिएबल है वो किसी के सिग्मा से लेस है, ठीक है. अगर ऐसा कुछ है सो वो कैसा लाई करेगा, a इज लेस देन इक्वल टू 3 और बिटवीन -3, ठीक है. सो ये मॉड ऐसे खुलेगा, ठीक है. क्यों, आप कोई भी वैल्यू लिख के देख लो, a की वैल्यू है -3 से +3 के बीच में, ठीक है. कोई भी वैल्यू ले लो, a को सपोज आप -2 ले लो, ठीक है, -2 ले लूँ. सो a को अगर मैं -2 ले लूँ, उस पर ये कंडीशन लगाओ -2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3, तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2, ठीक है. वो हमेशा 3 से छोटा होगा, यस ट्रू है. अगर यहाँ +2 भी लेते हो तो वो भी 3 से छोटा होगा. तो a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा इस कंडीशन में सेटिस्फाई करने के लिए, -3 से +3 तक. तो अगर आपका मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू 3 है सो ये ऐसा खुलता है, 3 से छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा, है ना. सो -3 से बड़ा होगा, -4 रख के देख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. क्यों, देखो -4 का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 क्या हो गया, क्या -4 का मॉड 4 हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है. सो a -3 से छोटा नहीं हो सकता और 3 से बड़ा नहीं हो सकता. सिमिलरली 4 भी नहीं रख सकते, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, ठीक है. सो a लाई करेगा बिटवीन -3 एंड +3 ओनली, ठीक है. इसमें एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हमारे मेन PYQs पर चलते हैं, ठीक है. सो कुछ बनाता हूँ एग्जाम्पल. सो सपोज करो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10, ठीक है, और वेरिएंस है 4. सो यू नीड टू फाइंड लोअर बाउंड, ठीक है. लोअर बाउंड फाउंड करना है ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है. मैच करवा देता हूँ मैं, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन, so x is greater than 7 and less than equal to, so less than ही कर देते हैं, ठीक है, less than 13, ठीक है. कुछ भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है. सो आपको वेरिएंस दिया गया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू 10, ठीक है. सिमिलरली वेरिएंस दिया गया है, सो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है 4. तो यहाँ से आप सिग्मा कैलकुलेट कर लो क्योंकि k सिग्मा यूज होना है ना, तो दोनों साइड रूट ले लो तो ये जाएगा √4, सो सिग्मा हो जाएगा 2, ठीक है. अब लोअर बाउंड का फॉर्मूला खींच के लाओ. सो लोअर बाउंड है लेस देन k सिग्मा, ठीक है. लोअर बाउंड फाउंड करना है, मतलब क्या मीनिंग है, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. मैंने अब भी आपको मॉड खोलना सिखाया, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है. सो a लाई करेगा बिटवीन 3 एंड -3. तो सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस म्यू अगर लेस देन k सिग्मा है तो x माइनस म्यू लाई करेगा बिटवीन k सिग्मा एंड -k सिग्मा, ठीक है. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है. सो अब ये जो माइनस म्यू है दोनों को इस साइड भेज दो, दोनों साइड भेजाएगा ये, है ना, इधर भी भेजाएगा और इधर भी भेजाएगा, है ना, क्योंकि दो इनइक्वालिटी बनेगी. सो म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन x इज लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर. अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था उससे मैच कर लो. सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल, सो हमें दिया था प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू बिटवीन 7 एंड 13, ठीक है. सो ये दिया था हमें, है ना.
सो ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। सो म्यू माइनस के सिग्मा की एक इक्वेशन बनाओ, वो है 7, और एक म्यू प्लस के सिग्मा की इक्वेशन बनाओ, वो है 13। वैसे तो आप इन दोनों को सॉल्व करके भी म्यू और के सिग्मा निकाल सकते हो। 2 इक्वेशन है, म्यू अननोन, के ही अननोन है ना, तो एक इक्वेशन में ही पुट करके निकाल सकते थे ना, 2 इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। सो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है 10 माइनस के की वैल्यू मुझे पता नहीं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू है 2 इक्वल टू 7। हाँ, दोनों इक्वेशन सेम आंसर आएगा, इसमें भी रख के दिखा दूंगा। सो इधर भेजो तो 2k और ये हो जाएगा 3। सो k इक्वल टू 3/2। अगर यही आंसर आपको इससे निकालना होता तो म्यू कितना है? 10 प्लस k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू अननोन है। सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू है 2, ठीक है, इक्वल टू 13। सो इस साइड इसको भेजो तो 2k इक्वल टू 3। सो k इक्वल टू 3/2। सो k की वैल्यू आपकी यहाँ से भी सेम ही निकलेगी, है ना, किसी से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये है आपका लोअर बाउंड। सो अगर आपको लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है तो बस यहाँ k की वैल्यू रखना है। सो 1 माइनस 1 k की वैल्यू क्या है? 3/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो 1 माइनस 9/4, सो 4 तो ऊपर चले जाएगा। सो अब इसका एलसीएम ले लो। सो 9 माइनस 4 इज 5 और 5/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। 3 पेपर थे, तीनों में एक एक क्वेश्चन आया है, ये देख सकते हो आप। तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। सो ये ऊपर वाली क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन था जिसमें चेबीशेव इनइक्वालिटी पूछी थी। इसके मार्कोव्स का हम ऊपर वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड अपर बाउंड टू द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 35 पीपल अटेंडेड द इंटरव्यू। सो अपर बाउंड का फॉर्मूला बता दो सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1/k स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला है। सो ग्रेटर देन k सिग्मा लेस देन 1/k स्क्वायर। हाँ, सो यही फॉर्मूला है। सो इसने क्या पूछा है पहले तो वो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 35 पीपल अटेंडेड। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कि 35 या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम 35 तो होना ही चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें इसको इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा अगर चेबिशेव लगाना है तो। सो सबसे पहले x है तो मैं सबसे पहले दोनों साइड म्यू माइनस कर देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू, ठीक है, मॉड अभी नहीं लगाते, मॉड इसके बाद लगा देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप करते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो 35 है माइनस म्यू, ठीक है। अब मुझे चाहिए मॉड, तो मैं दोनों साइड लगा देता हूँ मॉड, ठीक है। ये मिल गया। अब इसके जैसा दिखने लग गया हमारे चेबिशेव जैसा। अब क्या चाहिए होगा हमें? तो म्यू की वैल्यू हमने पिछले वाले में कैलकुलेट करी थी, ये यहाँ से देख सकते हो दैट इट वाज 30, ठीक है। सो इट वाज 30। और अब तक तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 40 पीपल है, ठीक है, 40 पीपल्स है, सबके इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 3/4, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 1/4, ठीक है। सो ये कुछ नहीं है, ये एक बायनोमियल है। अगर आपको 30 पीपल चूज करने हैं 40 में से तो 40C3 करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेस्ट टू द पावर 30 करोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेस्ट टू द पावर 1/4 करोगे, है ना। सो ये एक बायनोमियल है। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए, है ना। नहीं आता है तो वही यहाँ से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लिए मीन, उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेट करो और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बट अगर आपको ये समझ आ जाता है कि ये बायनोमियल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बायनोमियल के लिए? वेरिएंस का फॉर्मूला है बायनोमियल के लिए NP इंटू 1 माइनस P, ठीक है। सो P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, N है टोटल नंबर ऑफ टर्म। सो टोटल 40 एप्लीकेंट्स है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 3/4, नहीं आने की है 1/4, 1 माइनस 3/4 1/4, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x होता है सिग्मा स्क्वायर। सो सिग्मा स्क्वायर इज, ये चले जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। सो 5 3 15/2, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 7.5। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। सो ये रफली अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो रफली आता है ये 2.74, ठीक है। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे सिग्मा की। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं, ठीक है, इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया। रूट क्यों लिया? क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, इसलिए रूट ले लिया। सो
अब यहाँ पहले तो म्यू की वैल्यू रख दो। म्यू हमने ऊपर से भी देखा, और म्यू बायनोमियल के लिए आपको पता भी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर बायनोमियल क्या होता है, NP होता है, N है 40, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 3/4। यहाँ से भी 30 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी mod of x minus 30 is greater than equal to 35 minus 30, ठीक है। सो यहाँ म्यू ही रहने देता हूँ ताकि फॉर्मूला जैसा सेम दिखे, ठीक है। बाकी चलो यार रख ही दिया है ना, हाँ चलो म्यू भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों चीज़ें सेम ही तो है। सो 35 minus 30, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी mod of x minus म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये mod of 5 आएगा, mod of 5 लिखो या 5 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। mod of x minus म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो ये हमारा आ गया। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी mod of x माइनस म्यू शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन k सिग्मा। सो ये उसी फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब दोनों को कंपेयर करो तो k सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, k सिग्मा की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। सही बोल रहा हूँ, इसके जैसा कन्वर्ट करा और k सिग्मा की वैल्यू 5 आ गई। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है 2.74, ठीक है। सो 2.74 इक्वल टू 5। सो k की वैल्यू निकालो 5/2.74। सो एक सेकेंड देना मैं कैलकुलेट करूं। सो 5 डिवाइडेड बाय 2.74, सो दिस इज रफली अराउंड 1.82, ठीक है। सो 1.82 आ गई। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है अपर बाउंड, ठीक है। तो अपर बाउंड मैंने क्या बताया था, ये जो 1/k² है ये होता है अपर बाउंड, है ना, k मत लिख देना अपर बाउंड। सो 1/k², सो 1/1.82 का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.1 डिवाइडेड बाय 3.3124, दैट इज रफली, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.302। सो हमें एक डेसिमल तक आंसर बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है। बायनोमियल क्या है भाई, 40 एप्लीकेंट्स है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो गए 40। बायनोमियल में क्या चाहिए आपको, n, p, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 3/4, अलग अलग होती तो बायनोमियल नहीं होता। सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/4, ठीक है। तो यहीं से लगा लो डायरेक्ट। अब आते हैं, सपोज अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स। हाँ तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने ऊपर कर रखा था, बट उसकी सब क्वेश्चन में आया था। आपको ये बताना है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का लोअर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी सो दैट द x लाई बिटवीन दिस एंड दिस। सो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी सच दैट x लाई बिटवीन, अरे यार x यहाँ के लिख दिया, सच दैट x लाई बिटवीन 60 एंड 40, ठीक है। सो लोअर बाउंड का पहले तो फॉर्मूला बताओ यार मेरे को, है ना। सो प्रोबेबिलिटी mod ऑफ x माइनस म्यू लेस देन है क्या लोअर बाउंड का, हाँ लेस देन k सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/k²। सो लोअर बाउंड क्या है, ये है 1 - 1/k², यही है लोअर बाउंड और यही हमें बताना है, ठीक है। सो यहाँ दे रखा है मीन और वेरिएंस। सो मीन म्यू है 50 और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर है 25, ठीक है। वेरिएंस 25 है मतलब सिग्मा स्क्वायर 25। तो सिग्मा के लिए √25 करोगे तो ये जाएगा 5, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू भी मिल गई। सो ये मैंने खोलना सिखाया ही है। सो x माइनस म्यू ग्रेटर लेस देन k सिग्मा ग्रेटर देन -k सिग्मा, ठीक है। ये इधर वाला अभी नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी म्यू दोनों साइड भेज दो। सो म्यू माइनस k सिग्मा, हाँ इनइक्वालिटी में दोनों साइड भेजते हैं, ठीक है। म्यू प्लस k सिग्मा, ठीक है। अब हमारे इक्वेशन से मैच कर लो, x बिटवीन 40 to 60 और म्यू माइनस k सिग्मा, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, म्यू प्लस k सिग्मा इक्वल टू 60, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू कितनी है, मीन है 50 ऊपर दिया है, ठीक है। मीन 50 है प्लस k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और सिग्मा कितना आया था √25 दैट इज 5। सो सिग्मा की वैल्यू है 5। सो ये हो जाएगा 5k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 2। सो वंस आपको k की वैल्यू मिल जाए बस ये लोअर बाउंड वाले फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज 1 - 1/k² क्या है, यहाँ है 2 का स्क्वायर, ठीक है।
सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4. 3/4 इज 0.75. ठीक है. सो आई होप सही आंसर होगा. मैच कर लेते हैं. या सो इट लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन. सो आंसर इज 0.75. ठीक है. सो ये दोनों उन दोनों मार्कोव्स के कंटिन्यूएशन में आए थे. हाँ, और एक बार ये अलग से आ गया था कि ये वाला मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ पहले. सो मैं फिर से इसमें नहीं जाऊँगा. सो ये शायद मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कराया था, तो लैम्डा यहाँ से 4 निकला था. सो ये चीज़ मान लो कि यहाँ से लैम्डा 4 निकला था. आप ये इक्वेशन सॉल्व करना, लैम्डा 4 आ जाएगा. ठीक है. ये मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कहीं करा रखा है. सो मैं इसको अगेन नहीं करा रहा हूँ. ठीक है. हम चलते हैं सीधे चेबिशेव्स पे. हाँ, एक चीज़ हमें पता रखना पड़ेगा कि लैम्डा इक्वल टू 4 है. ठीक है. सो पॉइजन के लिए अगर आपका वेरिएबल एक्स पॉइजन फॉलो कर रहा है, सो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा होती है और उसका वेरिएंस भी लैम्डा होता है. ठीक है. सो ये दोनों चीज़ें आपने टेबल देखा है, ऊपर से चेक करके आ जाओ. ठीक है. सो अब हमें फाइंड करनी है लोअर बाउंड. ठीक है. लोअर बाउंड फाउंड करना है पहले तो. सो प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू क्या होती है, लेस देन ही होती है ना. हाँ, बार बार भूल जाता हूँ मैं. सो लेस देन के सिग्मा. सो दिस इज लेस देन के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k². ठीक है. सो ये है वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर मीन एंड वेरियंस. तो म्यू मीन है और सिग्मा स्क्वायर वेरियंस है, जो हमको बहुत पहले से पता है ऑफ एक्स, और ये हमें फाइंड करना है. तो इसके जैसे ही बनाते हैं. सो पहले मॉड ओपन कर लो. सो मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू को ऐसा लिख सकते हो, ये बिटवीन लाई करेगा बिटवीन के सिग्मा एंड माइनस के सिग्मा. ठीक है. ये तो टोटली इसके जैसा दिखने लग गया अभी से. सो -2 सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा. सो अगर इसमें ऊपर कुछ भी नहीं भी दिया होता ना, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ आपको सिर्फ ये मैच करना है. के सिग्मा की वैल्यू आ रही है 2 सिग्मा के बराबर. सिग्मा सिग्मा कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 2. यहाँ से कैलकुलेट करते सेम चीज, माइनस के सिग्मा इक्वल टू -2 सिग्मा. माइनस माइनस कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल. ठीक है. के इक्वल टू 2. हाँ, तो ये लैम्डा एम्डा की ज़रूरत नहीं है. अगर सिर्फ इतना भी दिया रहता तो लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. बाकी इसके ही कंटिन्यूएशन में आया था, तो मुझे लगा शायद कहीं यूज़ पड़ रहा होगा, है ना. मैंने पहले सॉल्व नहीं करा था. सो मैंने पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, आपके सामने ही सॉल्व होते हैं. हाँ, पहले ऑब्वियसली कर रखे हैं पढ़ते टाइम. सो एक आइडिया तो है. सो आपको लोअर बाउंड निकालना है, तो लोअर बाउंड का फॉर्मूला ये है. सो 1 माइनस 1/k² इज 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. और पहले अपने सेशन में भी बच्चों को पढ़ा के रखें. सो मेरे मेंटीज ने मुझसे पढ़ के रखा है, तो ऑब्वियसली आदत तो है. सो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4. है ना. 2 ही निकला ना के. 1 माइनस 1/k². सो 1/4. ठीक है. 3/4. सो 0.75 ही आ रहा है क्या. हाँ, इसका आंसर भी 0.75 आ रहा है. सो ये था चेबिशेव्स और मार्कोव्स के ऊपर. बाकी ऊपर पढ़ा दिया है. सो द वीडियो इज़ क्लोज टू 3 hours. और आज मेरे साथ एक बहुत बेकार चीज़ भी हुई. मैं जब आपको पढ़ा रहा था हमारा लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो मैंने वहाँ वीडियो पॉज की थी और मैं थोड़ा सा काम से चला गया था. मैंने आया और पढ़ाना शुरू करा. मैंने पूरा लेक्चर आपको पढ़ा दिया. ठीक है. जो प्रीवियस स्लाइड थी आखिरी तक, कोरिलेशन तक. और मैंने देखा कि मैंने वीडियो रिज्यूम ही नहीं करी है. सो वीडियो बनी ही नहीं थी और मैंने पूरा पढ़ा दिया था इसलिए. बट अब क्या ही कर सकते हैं, पूरा 2 hours की वो मेहनत वेस्ट गई. बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं. ठीक है. सो इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में ये वाला टाइम लग गया. और वीक 3 से मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. थोड़ी सी ऑडियो मुझे पता चल जाएगी कैसे एडिट की जाती है. सो ऑडियो क्वालिटी यहाँ से आपको बहुत बेटर मिलेगी. ठीक है. सो पढ़ते रहना है आगे. अब हम वीक 4 आपका 24 तक सिलेबस मुझे फिनिश करवाना है. सो क्या क्या सिलेबस फिनिश कर रहे होंगे. वीक 2 तक की थ्योरी लेक्चर्स और एक्टिविटी ऑलरेडी अपलोडेड है. ये वीक 3 है. वीक 4 आएगा इसके बाद, दोनों की एक्टिविटी आएंगी. और 3 जो लेटेस्ट PYQs है, अगर आप 4 बोलोगे 4 करा दूंगा, 5 बोलोगे 5. बट मेरा प्लान एटलीस्ट है कि 3 करके जाओ, है ना. उतना करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है.
सो आपको, हाँ, आप क्वालिफायर्स वाले बच्चे नहीं हो तो आपको इतना गाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो आप जानती हो। इसके बाद एक्टिविटी ट्राई करो, थोड़े दिन में एक्टिविटी सॉल्यूशन भी आ जाएगा और वीक 4 भी जल्दी आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो टाइम स्टैम्प लगा के पूछ लेना। और आई थिंक मैं पार्ट वाइज अपलोड करूँगा, क्योंकि 3 आवर्स का लेक्चर आप देख नहीं पाओगे। मैं तो अपलोड कर दूंगा, आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। बस एक बात आपको बताना था कि आज बुरा लगा भाई कि 2 आवर का लेक्चर वेस्ट हो गया, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सो थैंक you for being there till the end of the session. It is close to 3 hours now. So thank you very much. Take care. Bye bye.